हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो क्लास में चर्चा होगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर और टॉपिक होगा राइज ऑफ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, अर्थात नई शक्तियों का उदय या सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों का उदय। इसका जो डिस्कशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा। It will be in Hindi as well as in English. Let's start the discussion. The first question is, under which plan did America give huge financial aid in the reorganization of Europe? ये उस समय का दौर है जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया था और यूरोप उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका था। यूरोप एंड इट्स कंट्रीज़, बेसिकली जर्मनी, इटली, Britain, France, those which were the superpowers of that time got huge setback and they were hugely damaged by the war. Their economy was destroyed. In that situation, America raised its hand for the help of European countries and it brought a new policy or plan that is called Marshall Plan. 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और उस द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप के देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया, उनकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका यूएसए, जो कि उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक पार्टनर था और एलाई था, फ्रेंड नेशंस का, मित्र राष्ट्रों का, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे, उनके साथ मिलकर के अमेरिका ने लड़ाई लड़ी। तो उस विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने इन यूरोपीय देशों का साथ देने का फैसला किया और उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने का निर्णय लिया, जिसके लिए वो एक प्लान लेके आया और उस प्लान का नाम था मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के अंतर्गत यूरोप के देशों को अमेरिका ने वित्तीय सहायता दी, फाइनेंशियल एड दी। ठीक है। अब क्योंकि ये चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों से संबंधित है या अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर से रिलेटेड है, तो इस चैप्टर में डिस्कशन इन्हीं सेंटर्स तक सीमित रहेगा, क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका एंड यूएसएसआर both emerged as the superpowers, but after the end of Cold War and the disintegration of USSR, USA remained
an only superpower in the world politics. विश्व की राजनीति में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र शक्ति या सत्ता बच गया। अब प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका को चुनौती कौन देगा? अमेरिका के वर्चस्व को, उसकी हेजेमनी को कौन कंट्रोल करेगा? क्या अमेरिका इसी तरह से एक सुपर पावर, एक सिंगल सुपर पावर बना रहेगा? तो इस सिचुएशन में कई ऐसे कंट्रीज, कई ऐसे पावर्स एमर्ज होती हैं जिन्हें हम अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के नाम से जानते हैं। These alternative powers, centers of power are EU, जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, आसियान, जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, चाइना एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तौर पे वो उभर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के तौर पे चाइना उभर रहा है। जापान, जो जापान सेकेंड वर्ल्ड वार में डिस्ट्रॉय हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा कंट्री था और रहा है अब तक विश्व में जिसने युद्ध की सबसे बड़ी विभीषिका को झेला, उसका सामना किया। और ये जो त्रासदी थी, इसे हम न्यूक्लियर वॉर अटैक के नाम से जानते हैं। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर एटम बॉम्ब गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर बम डाले गए। एंड हिरोशिमा एंड नागासाकी वर टोटली डिस्ट्रॉयड। लेकिन बावजूद इसके जापान ने हिम्मत नहीं हारी। जापान रीबिल्ट इटसेल्फ एंड it did not only rebuild itself, but it became, or it emerged as a strong contender of the USA. अगर हम उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, उसकी इकोनॉमी की बात करें, तो जापान आज विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट या सेकेंड लीडिंग इकोनॉमी है। और जापान हर तरह से वर्ल्ड में इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। तो सभी इन्हीं मुद्दों पर, जिसमें विशेषकर यूरोपियन यूनियन होगा, आसियान होगा, चाइना होगा और जापान होगा, और थोड़ी बात इंडिया की भी करेंगे, इन्हीं मुद्दों के ऊपर, इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर इस चैप्टर में चर्चा होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर और न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, राइज ऑफ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्लान डिड अमेरिका गिव ह्यूज फाइनेंशियल एड इन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप? यूरोप को अमेरिका ने किस फाइनेंशियल प्लान के तहत, किस स्कीम के तहत, किस योजना के तहत यूरोप के रीऑर्गेनाइजेशन में, उसके पुनर्गठन में सहायता दी, मदद की?
तो उस प्लान को हम कहते हैं मार्शल प्लान, जिसके तहत अमेरिका ने यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एस्टैब्लिश्ड। अब ये यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो गई है। रिकंस्ट्रक्शन दो तरह से चल रहा है, एक तो एक्सटर्नल एड के साथ, एक्सटर्नल हेल्प के साथ, जिसमें अमेरिका हेल्प कर रहा है, और दूसरा यूरोप खुद अपने आप को रीबिल्ड कर रहा है। यूरोप के कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ मिलकर के अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट, सक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वह एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन का नाम है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब आर्थिक सहयोग के लिए यूरोपीय संगठन। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1948 में हुई। इट वॉज established in 1948। EOEC, इसको हम EOEC के नाम से भी जानते हैं, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका नाम से ही ये स्पष्ट है कि इसका जो उद्देश्य था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, वो था यूरोपियन कंट्रीज़ को इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ रीबिल्ड करना, उन्हें ऊपर उठाना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूरोपियन काउंसिल एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट पॉलिटिकल कोऑपरेशन। यूरोपियन काउंसिल की स्थापना कब की गई? और इस यूरोपियन काउंसिल का मुख्य उद्देश्य था टू प्रमोट पॉलिटिकल कोऑपरेशन, राजनीतिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यूरोपियन काउंसिल की स्थापना होती है। और ये यूरोपियन काउंसिल या यूरोपीय परिषद कब गठित की गई, प्रश्न ये है। तो इसका उत्तर है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1949। ओके, इट्स मोटो और इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट पॉलिटिकल कोऑपरेशन, to promote political integration of यूरोपियन कंट्रीज, ताकि वो स्ट्रेटजिकली और डिप्लोमेटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें और भविष्य में अमेरिका जैसी शक्ति को चुनौती दे सकें। क्योंकि अब चुनौती देने वाला यूएसएसआर, जो उसका एक सिंगल, जिसको हम प्रतिद्वंदी कहते थे, उसका अंत हो चुका था। 1991 के बाद की बात है ये। 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व हो जाता है और कोल्ड वार भी ख़त्म हो जाता है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका ही एक सिंगल सुपर पावर के तौर पे रह जाता है। तो उस स्थिति में यूरोपियन यूनियन का एक गठन होता है 1992 में। लेकिन यूरोपियन यूनियन के गठन होने से पहले यूरोपियन इंटीग्रेशन, यूरोपियन यू कैन से कोऑपरेशन की जो शुरुआत थी वो 1948, 1949 में ही हो चुकी थी। So European Council was established in 1949. Next question is question 4. When was the European Union established? European Union, that is known as EU also. So it was established in 1992. It is a real contender or real new center of power, because it is the center, it is the organization of 27 countries at present। और ये जितने भी यूरोप के देश हैं, ये सब मिलकर के एकजुट रहना चाहते हैं
और इसके लिए उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूरोपियन यूनियन। ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इकोनॉमिक relations among European countries as well as to promote political integration. Next question is, that is the fifth question, what is the EU's own, मतलब यूरोपीय संघ का अपना क्या है? यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन का अपना क्या चीज़ है? तो ऑप्शन ए फ्लैग एंड एंथम, बी करेंसी, ऑप्शन सी बोथ, और डी ऑप्शन डी जो है इसमें नन ऑफ द अबाव। तो इसका जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज बोथ। यूरोपीय यूनियन का अपना फ्लैग भी है, उसका अपना एंथम है, एक गीत है उसका एंथम, और एक उसका जो है करेंसी भी है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर की जाती है कि यूरोपियन यूनियन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। इट हैज़ ए फ्लैग, इट हैज़ एन एंथम, इट हैज़ अ कॉमन करेंसी दैट इज नॉन एज यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आएगा। तो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, एंथम है और करेंसी है। क्लियर, आंसर इज सी, बोथ। क्वेश्चन फिफ्थ ए, ईयूज फ्लैग हैज़ dash stars, or in another words we can say that how many stars are in the flag of EU? EU के फ्लैग में कितने स्टार्स हैं? तो इसका ऑप्शन है 12, 12 फ्लैग, 12 जो है स्टार हैं, 12 सितारे हैं, और इसका झंडे में चमकते हुए 12 सितारे हैं। और ये 12 सितारे वहाँ जो 12 का जो आंकड़ा है, उस 12 को बहुत ही वहाँ पे शुभ माना जाता है, बहुत होली माना जाता है, और ट्रेडिशनली इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है 12 नंबर को, 12 अंक को, और इसे यूनिटी, इंटीग्रिटी और कंप्लीटनेस का सिंबल माना जाता है। तो यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में 12 स्टार्स रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन की करेंसी का नाम है यूरो। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हेन डिड द यूरो करेंसी स्टार्ट इन यूरोप? यूरो करेंसी कब स्टार्ट हुई या कब शुरुआत हुई उसकी? तो इसका उत्तर है 2002 में, 2002 में। यहाँ ये बात यहाँ पर रिमार्केबल है, गौर करने वाली बात है कि EU बनता है 1992 में, लेकिन उसकी करेंसी यूरो वो स्टार्ट होती है 2002 में, यानी कि 10 साल के बाद। 8th क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ यूरोपियन यूनियन इन द वर्ल्ड इन स्पेस साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? विश्व में स्पेस साइंस और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यूरोपियन यूनियन का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड। Okay, as far as space science and telecommunication technology is concerned, European Union possesses second rank. Next question is ASEAN organization is, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि आसियान संगठन क्या है। तो आसियान की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, तो इसका जो ऑप्शन ए है
वो उससे मिलता जुलता है, जिसे हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का संगठन। आसियान इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, वो यूरोप का है, ये साउथ ईस्ट एशिया के कुछ नेशंस हैं जिन्होंने एक संगठन बनाया। तो शुरुआत में तो आसियान की स्थापना 5 सदस्यों ने मिलकर की, 5 देशों ने मिलकर की। इट वॉज फाउंडेड बाय 5 नेशंस। लेटर ऑन 5 अनदर कंट्रीज ऑल्सो ज्वाइंड इट एंड टोटल टुडे it has 10 members. ASEAN has 10 members at present. 10th question is, when was ASEAN Association of Southeast Asian Nations established? आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई, यानी ईयू से पहले हुई है, 1967 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 11th, द फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान आर। जो हम 5 कंट्रीज़ की मैंने जिक्र किया था कि पहले इसको 5 कंट्रीज़ ने ही एस्टैब्लिश किया था, इसकी फाउंडेशन रखी थी। वो कंट्रीज कौन कौन से थे? तो ऑप्शन ए आ रहा है कि भाई मलेशिया एंड इंडोनेशिया ने इसको एस्टैब्लिश किया, या फिलीपाइंस ने, या ऑप्शन सी सिंगापुर और थाईलैंड ने। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबाव, कि मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, इन्होंने मिलकर के 5 देशों ने मिलकर के इसको जो है इसकी स्थापना करी, इसका गठन किया आसियान का। हाउ मैनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन आसियान? तो एट प्रेजेंट इट हैज़ 10 मेंबर्स। आसियान हैज़ 10 मेंबर्स। देर आर 10 मेंबर्स ऑफ आसियान एट प्रेजेंट। 10 सदस्य हैं आसियान के। 13th क्वेश्चन इज, इंडिया हैज़ साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज। भारत ने कौन से आसियान देशों के साथ, यहाँ पर एक बात बता दूं कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का है। इंडिया हालांकि साउथ एशिया में पड़ता है, बट इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ द और मेंबर ऑफ द आसियान। लेकिन फिर भी आसियान के कंट्रीज़ के साथ इंडिया के कुछ अच्छे गुड रिलेशंस हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, और इसके साथ समय समय पर ये कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह करता रहता है। और इसी कड़ी में भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है आसियान के कुछ देशों के साथ, और वो देश हैं थाईलैंड एंड सिंगापुर। थाईलैंड और सिंगापुर के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता, जहाँ इस एग्रीमेंट के तहत इनके जो व्यापारी हैं वो आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं, और उन्हें ट्रेड के मामले में कम से कम बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट चाइनाज इकोनॉमी? चाइना की इकोनॉमी के बारे में सत्य क्या है? तो इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। पहला है, चाइना इज़ मेकिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये बात बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जब वहाँ 1982 और 1978 में शुरुआत हो चुकी थी देंग शियोपेंग के ज़रिए, और उसके बाद 1982 और फिर 1998 में वहाँ बाज़ार में रिफॉर्म्स किए गए, बाज़ारों का, इंडस्ट्री का वो कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण हुआ, तो वहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, ये बात ठीक है। बी, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय 2020 इट विल ओवरटेक अमेरिका एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर। ये माना जाता है कि 2040 तक चाइना की इकोनॉमी अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगी और नंबर 1 बन जाएगी। यस, ये भी सही बात है। और सी, चाइना रिमेन्स ए ग्रोथ इंजन इन ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में चाइना एक ग्रोथ इंजन के रूप में अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये
तीनों बात सही है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबाव। और चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो चाइना आज एट प्रेजेंट इट इज़ नंबर 1 इकोनॉमी, लीडिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। सेकेंड नंबर पे जापान आता है और थर्ड नंबर पे इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया दैट इंडिया इज़ द थर्ड लीडिंग इकोनॉमी एट प्रेजेंट, और यूएस से फोर्थ पोजीशन पे चला गया है। 15th क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हैपन इन चाइना? चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कब हुआ? तो इट हैपन्ड इन 1949, 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई, साम्यवादी क्रांति हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर 1949 कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन चाइनाज इकोनॉमी सिस्टम हैज़ बीन बेस्ड ऑन विच मॉडल? आफ्टर 1949 कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, 1949 की कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद चाइना की इकोनॉमिक व्यवस्था, उसकी चाइना की या चीनी आर्थिक व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित रही है? तो चाइना has been you can say has been influenced or impressed with US model, सोवियत मॉडल। ओके, तो इट्स राइट आंसर इज सोवियत मॉडल, क्योंकि सोवियत यूएसएसआर जिसको हम सोवियत मॉडल के नाम से जानते हैं, वहाँ पर भी कम्युनिज्म था, साम्यवाद था, और उससे क्योंकि ये पड़ोस में है चाइना के, तो उसका काफ़ी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है, और इसलिए इसने जो है सोवियत मॉडल को अपनाया और अपने यहाँ कम्युनिस्ट सिस्टम को स्टार्ट किया। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, हु अनाउंस्ड द ओपन डोर पॉलिसी इन चाइना इन 1978? 1978 में चाइना, 1978 तक चाइना की जो पॉलिसी थी या इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी या इकोनॉमी थी, इट वाज वेरी क्लोज्ड, बहुत बंद थी वो। लेकिन 1978 में देन शियोपेंग ने उस सिस्टम को चेंज कर दिया और वहाँ पर एक नई पॉलिसी लेके आए, इसको कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति कहते हैं इसे। तो खुले द्वार की नीति चाइना ने 1978 में अडॉप्ट की, और ये किसके नेतृत्व में की, किसने की है, हु अनाउंस, किसने इसकी अनाउंसमेंट की? तो इसकी अनाउंसमेंट देंग शियोपेंग ने की। 18th क्वेश्चन इज, व्हेन वाज एग्रीकल्चर प्राइवेटाइज्ड इन चाइना? चाइना में कृषि का निजीकरण कब किया गया? इट वाज 1982 व्हेन एग्रीकल्चर वाज प्राइवेटाइज्ड इन चाइना। 19th क्वेश्चन, यानी उससे पहले क्या था कि चाइना में एग्रीकल्चर जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल थी, लेकिन 1982 में उसको प्राइवेट कर दिया और प्राइवेट लोगों को सौंप दिया। हाउ वॉज द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डन इन चाइना? हाउ नहीं, ये वैन है। वैन वॉज द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डन इन चाइना? जैसे एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हुआ, ऐसे इंडस्ट्री का भी वहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो इट वाज डन इन 1998, 1998 में, 1998 में चाइना में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया। 20th क्वेश्चन, व्हेन डिड चाइना अटैक इंडिया? चाइना ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो चाइना ने 1962 में भारत पर अटैक किया। 21, और इस अटैक ने भारत और चाइना के संबंधों को ख़राब कर दिया, और भारत और चाइना के संबंध खराब ही नहीं हुए, इससे उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको काफ़ी जो है उनका विश्वास टूट गया, उनको काफ़ी आघात लगा इस बात का, और जिसकी वजह से वो बीमार हो गए और 1964 में उनकी डेथ हो गई। 27 मई 1964 को नेहरू जी की डेथ हो गई। कारण यही माना जाता है कि वो इस युद्ध से बहुत दुखी थे, उनको बहुत जो है विश्वासघात हुआ था, और क्योंकि उन्होंने चाइना के साथ 1954 में पंचशील की ट्रीटी साइन की थी, पंचशील की संधि पर हस्ताक्षर किए थे दोनों देशों ने, और चाइना और भारत के रिलेशंस अच्छे थे, और भारत ही पहला देश था जिसने चाइना को जब वहाँ 1949 में
रेवोल्यूशन हुई और रेवोल्यूशन के बाद चाइना एक अलग कंट्री के रूप में वहाँ इस्टाब्लिश हुआ, तो उस नए देश को, एक कम्युनिस्ट देश को मान्यता देने वाला भी, उसको रिकॉग्निशन देने वाला भी इंडिया ही पहला कंट्री था। तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री विच गेव रिकॉग्निशन टू द कम्युनिस्ट चाइना इन 1949। बावजूद इसके 1962 तक आते आते हालात बदल गए एंड इन 1962 चाइना अटैक्ड इंडिया। Next question is, there is a 21st question. What is the rank of China in the world in terms of population? So it's very simple question. China holds first position as far as population is concerned, and the second position goes to India. Question number 22. Economic relations of India and China are, ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुड, है ना, मतलब ख़राब तो है ही नहीं, और तो अच्छे ही हैं, क्योंकि अभी हमारा व्यापार रुका नहीं है, चाइना के साथ व्यापार चल रहा है, बहुत सारा चाइनीज़ माल भारत में आता है, कुछ भारत भी वहाँ एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है, तो इकोनॉमिक रिलेशंस आर गुड। बावजूद हमारे उसके साथ इतने अच्छे जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, कई बार सीमा पे तनाव रहता है। अभी हाल ही में भी वहाँ दैपसांग में जो है कुछ झड़प हुई थी, और तो बावजूद इसके हम कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस आर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 23rd क्वेश्चन। द मेन रीज़न फॉर द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़, इंडिया और चाइना के बीच में, जैसे मैंने पहले बताया कि हाँ थोड़े से तनाव रहा है, टेंशन रही है, तो उस तनाव के कारण कई थे, लेकिन अब निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? देयर आर 4 रीजन्स, बट आउट ऑफ दीज विच इज़ द मेन रीज़न फॉर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? ए, रिवर वाटर शेयरिंग, नो, भारत और चाइना का कोई रिवर वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट नहीं है। बी, प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ की कोई समस्या नहीं है चाइना के साथ। सी, बॉर्डर डिस्प्यूट, यस इट इज़ द राइट आंसर, बॉर्डर डिस्प्यूट है भारत और चाइना के बीच में, इसी के लेकर तो यहाँ दोनों के बीच में टेंशन रहती है, और इस बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से ही 1962 में भारत और इंडिया और चाइना का एक युद्ध हो चुका है। और डी जो ऑप्शन है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो ये भी नहीं है। तो 3 जो ऑप्शन है, रिवर वाटर शेयरिंग का हो, या प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन हो, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, ये तीनों के तीनों जो रीजन्स हैं, ये दे आर द रीजन्स of tension between India and Pakistan. But as far as China is concerned, the main reason for the tension between India and China is border dispute. और भारत और जो चाइना के बीच की जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। What is the rank of Japan in the world in terms of economy? इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विश्व में जापान कौन से स्थान पर है? तो इकोनॉमी के क्षेत्र में 2nd पोजीशन पे है जापान। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जापानीज ब्रांड्स? निम्नलिखित में से कौन से जापानीज ब्रांड हैं? ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, जापानीज होना चाहिए, तो ये जापानीज। तो इसका ऑप्शन है ए, सोनी एंड कैनन, B, Panasonic and Suzuki, C, Toyota, Honda and Mazda, and D, all of the above. So its correct answer is all of the above, D. Okay, Sony, Canon, Panasonic, Suzuki, Toyota, Honda, Mazda, all brands are of Japan. 26th question, which is the only country which have faced nuclear attack? So it is Japan which have फेस्ड न्यूक्लियर अटैक टिल नाउ, और ये 1945 में ऐसा जापान के साथ हुआ है, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था 2nd वर्ल्ड वार के दौरान। 27th क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली मेंबर कंट्री ऑफ ग्रुप 8, जिसको हम G8 भी कहते हैं, फ्रॉम एशिया? तो एशिया से एकमात्र देश है जो ग्रुप 8 का मेंबर है, हालांकि इसमें सारे जो मेंबर हैं वो यूरोपियन हैं या फिर अमेरिका है, ठीक है, लेकिन एकमात्र ऐसा कंट्री है
जो एशिया से है और वो ग्रुप 8 का मेंबर है तो वो जापान ही है। इसका उत्तर जापान है। इट इज़ जापान। क्लियर। इसके जो अदर जो मेंबर हैं वो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और आपका एक कनाडा हो गया, एक आपका रशिया हो गया और एक आपका जो है अमेरिका हो गया और 8वां जापान। 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट। यूएन बजट को सबसे ज़्यादा, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को भी कि उसके जो बजट बनता है उस बजट में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो दूसरे नंबर का जो कंट्रीब्यूटर है वो जापान है। और वो जापान 20% कंट्रीब्यूशन देता है। जितना यूएन बजट है उसका 20% देता है, यानी कि 1/5 देता है। और सबसे लार्जेस्ट जो कंट्रीब्यूटर है वो है अमेरिका, यूएसए। सेकेंड कंट्रीब्यूटर, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जापान। 29th क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जापान टू द यूएन बजट। तो इट इज 20%. 30th question, that is the last question of this video class, is under which article of Japanese under which article of Japanese constitution Japanese people have abandoned forever the war as a right of a sovereign nation। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत जापान के लोगों ने युद्ध को एक संप्रभु राष्ट्र के अधिकार के रूप में छोड़ दिया है। किस आर्टिकल के तहत। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 103 आर्टिकल्स हैं और 103 आर्टिकल्स में से जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल जो जिसके हम जिक्र कर रहे हैं उसने युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया कि युद्ध हमारा अधिकार नहीं है, हम युद्ध को अपना टूल नहीं मानते और ना ही एंड द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन द अदर कंट्रीज़। दूसरे देशों के साथ जो संबंध, जो हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए हम कोई और हिंसक तरीके नहीं अपनाएंगे। तो ऐसा उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अंडर आर्टिकल 9 में। अंडर आर्टिकल 9 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ जापान। ओके, उन्होंने यूजिंग फोर्स की मनाही की है, थ्रेट की मनाही की, किसी को हम थ्रेट नहीं देंगे, फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे, युद्ध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। तो इतने सारे 30 क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर में जो है डिस्कस किए हैं और जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। और इंडिया भी क्योंकि एक नया सेंटर ऑफ पावर उभर रहा है, हालांकि भारत की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक जो है इसके इश्यूज़ हैं, इतनी अच्छी अभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है, काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन आगे भविष्य में शायद भारत एक नया सेंटर ऑफ पावर बनेगा। और वर्तमान में तो हम 4 ही सेंटर जो है तो विश्व वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखे जाते हैं, जिनमें यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, चाइना और जापान है। तो इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। If you find this video suitable and helpful for yourself, kindly like it and share the video also. And if you have not subscribed this channel, so please subscribe it also. Thank you very much.